नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली के पंजाबी बाग के रहने वाले एक भाई हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारे भाई लगभग 40 वर्ष की आयु के एक विवाहित पुरुष हैं और अपने विवाह से इनको 2 संतानें भी प्राप्त हैं। एक पुत्र है और एक पुत्री है। दोस्तों, इनका जो मैरिज है वो एक लव मैरिज है। आज से 16 साल पहले इनका अपनी धर्मपत्नी के साथ विवाह हुआ था और ये बताते हैं कि उससे पहले 6 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे। यानी कि कहते हैं कि इनकी पत्नी इनकी लाइफ के अंदर आई जब ये केवल 18 वर्ष के थे। इनके कॉलेज के अंदर ये दोनों साथ थे, तो सेम कॉलेज सेम क्लास के अंदर थे। तो कहते हैं कि हमारा ऐसा कुछ था कि ना पहली नज़र में ही जैसे प्यार हो जाता है ना दोनों को ही। और कहते हैं कि हमारा शुरू से ही ऐसा था कि पहले हम बेस्ट बडीज से बन गए और कॉलेज में हम दोनों साथ साथ ही रहते थे। और कहते हैं इन अबाउट ए ईयर ही ये बात आ गई थी कि भी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो कहते भैया ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया और मास्टर्स करने के बाद ये कहते हैं मैंने एक आधा साल अपने पापा का बिजनेस संभाला और उसके बाद फिर जो लड़की है, मतलब इनकी जो पत्नी है और ये कह रहे हमारा विवाह हो गया। थोड़ा और इनकी फैमिली के बारे में बताते हैं। इनके माता पिता हैं, माता जी इनके हाउसवाइफ रहे हमेशा। इनके पिताजी जो हैं उनकी बहुत बड़ी जैसे कपड़े की मिल होती है जिसके अंदर कपड़े को बनाया जाता है ना, क्लॉथ बनाया जाता है। बड़े बड़े मतलब धागे होते हैं, अलग अलग धागों को मिक्स करके कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ों की बहुत बड़ी मिल थी इनके पापा की। और इनके पापा अभी सेमी रिटायर्ड टाइप हैं। पापा इनके काम नहीं करते, बस एडवाइस करते हैं। और इनके परिवार में इनके पिताजी के 2 संतानें हैं, एक ये हैं और इनका छोटा भाई है। इनका छोटा भाई इनसे 1 वर्ष ही छोटा है, तो दोनों बराबर के हैं और ये दोनों मिलकर के जो अपने पापा का बिजनेस है उसको संभालते हैं। अब ये कहते हैं कि भैया एक बचपन से ही ये कहते हैं कि हम हर चीज़ से संपन्न रहे हैं, किसी भी चीज़ की कभी हमारे को कमी नहीं हुई। तो ये कहते हैं कोई भी रिलेशनशिप के अंदर भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग साथ में रहते हैं। हमारा परिवार जो है किचन भी सेम है। लेकिन ये कहते हैं कि जो मेरा छोटा भाई है, इनके छोटे भाई से इनको हमेशा से ऐसी फीलिंग आई बचपन से कि जैसे वो इसका भाई ना हो, इनका भाई ना हो और बस कोई एक रिश्तेदार है। जैसे कहते हैं कि भैया जब भी 2 भाई होते हैं ना, तो 2 भाई क्या होता है, एक और एक 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। तो उनकी आपस में एक ट्यूनिंग होती है। और कहते हैं हम तो दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, 1 साल का डिफरेंस है। तो आइडियली वी शुड बी लाइक बडीज, बेस्ट फ्रेंड्स और सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना। लेकिन ये कहते हैं कि मेरा भाई हमेशा से मैंने देखा है बचपन से मुझसे थोड़ा अलग थलग रहता है। उसका फ्रेंड्स का अपना ग्रुप है, कह रहे वो उसके अंदर ही हमेशा रहा, मुझे उसने कभी अपने फ्रेंड ग्रुप के अंदर भी इंक्लूड नहीं किया। ये कहते हैं कि जो मेरा भाई है इससे ये कोई ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या मुझे हर्ट करने की भावना नहीं रखता है। लेकिन ये कहते हैं मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि जो बॉन्ड होना चाहिए ना दोनों भाइयों के बीच में, वो बॉन्ड नहीं है। रिश्ता ना बड़ा न्यूट्रल सा है और एक दीवार सी रखता है वो बीच में, जैसे कि वो कह रहा हो कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं बिजनेस के अंदर भी हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट्स बिल्कुल अलग कर रखे हैं। कह रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मैं देखता हूँ, वो प्रोडक्शन देखता है और क्वालिटी कंट्रोल देखता है। तो ये कहते हैं कि हम दोनों सेम एक ही चीज़ के अंदर अगर हम दोनों होते हैं ना, तो हमारा फिर अनबन होने लग जाती है। तो कह रहे हैं कि चलो ये भी परमात्मा की कृपा है कि भी हम दोनों ने अपने अपने काम जो इनको बांट रखा है। तो कह रहे काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। कह रहे प्रॉफिट शेयरिंग और ये सब, कह रहे किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी भी हमारी अच्छी है। फिर ये अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में भी कहते हैं कि देखो हमारी जो लव मैरिज हुई थी आज से 16 साल पहले और उससे भी 6 साल पहले जो लव हुआ था, कह रहे जो ये 24 वर्षों का सॉरी कितना हो गया 16 6, कह रहे ये जितना भी हमारा ये जो लव है 22 वर्षों का, ये कह रहे हैं आज तक भी हमारा बरकरार है। कह रहे हैं मेरी पत्नी का और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। शी इज़ वेरी केयरिंग और कह रहे हैं मुझे भी, मैं भी हूँ। तो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, परिवार ही है। तो कह रहे बट एक छोटी सी चीज़ है, कह रहे भाई से मुझे ये वॉल क्यों फील होती है बीच में, क्या हम क्यों बडीज़ नहीं हैं, एक तो ये जानना चाहते थे। और मेन जो इनकी प्रॉब्लम थी जिसके लिए उन्होंने सेशन कराया वो है इनको माइग्रेन का पेन होता है दोस्तों।
ये कहते हैं बचपन से ही मुझे इस पेन की प्रॉब्लम है, और ये कहते हैं कि अगर एक बार माइग्रेन का पेन उठ गया तो कहते हैं 2 से 3 दिन जो है फिर उसके बाद ये मेरे खा जाता है। कह रहे मेरे को लगातार 2-3 दिन तक माइग्रेन का पेन होता रहता है जब भी होगा। और ये कहते हैं कि पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है तो माइग्रेन होने की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे पहले 2 महीने में एक बार होता था, फिर महीने में एक बार होने लग गया। कह रहे अभी जो है जो फ्रीक्वेंसी रिसेंटली है इसकी, वो ये है कि मुझे 15 दिनों में एक बार माइग्रेन होने लग गया था। अब दोस्तों कुछ ऐसा है, इन भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन डायरेक्टली नहीं हुआ था, पहले इन्होंने अलग से काउंसलिंग का सेशन लिया था लगभग 1 महीना पहले। तो उस टाइम पे इनको चक्रा हीलिंग हमने रेकमेंड किया था, क्योंकि चक्रा हीलिंग इसके अंदर आपकी हेल्प करता है ना, माइग्रेन जो प्रॉब्लम होती है इसको ठीक करता है, इंसोम्निया वगैरह में भी काफ़ी हेल्प करता है अगर आप करते हैं तो वो मेडिटेशन हमने इनको गाइडेड मेडिटेशन भेजा था। तो ये बता रहे थे कि भैया ऐसा कुछ हुआ है कि इस बार 15 दिन में नहीं हुआ था, 1 महीना तक डिस्कशन होने के बाद ये कहते हैं कि माइग्रेन नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि भैया अभी सेशन कराना था, तो सेशन से 1 दिन पहले कह रहे मेरे को माइग्रेन का दर्द उठ गया, और अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे कह रहे हैं कि मेरे को माइग्रेन का अभी मेरे को दर्द हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, अभी 15 दिन से 1 महीना हुआ तो शायद मैं और अभ्यास करूँगा तो और ज़्यादा वो बढ़ता चला जाएगा। तो सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ हिज लाइफ, कि कह रहे सब कुछ ठीक है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा छोटी सी प्रॉब्लम ये ऐसे कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया देखो जो मेरे कह रहे हैं जब से मैंने पापा का काम संभाला है ना, तो ये कहते हैं कि पापा के टाइम पे कुछ ऐसा होता था कि लोग सामने से आकर के हमारे को ऑर्डर्स देते थे, और कह रहे पापा का बहुत नाम बहुत इज्जत थी, अगर आप उनको क्रेडिट भी चाहिए तो कह रहे ईजिली उनको मार्केट में अवेलेबल था। लेकिन ये कहते हैं कि भैया जब मुझे आज कह रहे स्थिति ऐसी है, कह रहे कि मुझे लोगों को चेज़ करना पड़ता है कि भाई वो हमारे को अपने ऑर्डर्स दें, और कह रहे हैं मुझे फील होता है कि मैं स्ट्रगल करता हूँ थोड़ा बहुत। कह रहे मतलब कह रहे ऑर्डर्स आते हैं, सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा है, लेकिन कह रहे हैं कि जितना एक रेगुलर कह रहे हमारी बहुत लेगेसी है पुरानी, कह रहे जितने हम पुराने हैं बिजनेस के अंदर और जो हमारी इमेज है उसके हिसाब से कह रहे हैं काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास। कहते हैं कि उतना काम नहीं लेकर के आ पा रहा हूँ, तो ये जानना चाहते थे कि भाई क्या कुछ इशू है। फिर ये कहते हैं कि भाई जो हमारी जैसे कपड़े की जो लाइन है, कह रहे हैं इसके अंदर कुछ कोर्सेज होते हैं, है ना, और अच्छे से इसको समझने के लिए, है ना। तो कह रहे मैं कुछ भी कह रहे पीछे मैंने सोचा था कि मैं वो कोर्स कर लूँ या कुछ, तो कहते अगर मैं कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूँ ना कि मेरे बिजनेस के अंदर कोई नई नॉलेज गेन कर लूँ और उससे मेरे बिजनेस के अंदर फ़ायदा हो जाएगा, तो कह रहे उसके अंदर भी अड़चनें आ रही हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कह रहे वैसे मेरे पास टाइम होता था, लेकिन कोर्स करने का सोच रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो कह रहे इसके अंदर भी ना कुछ अड़चन आ रही है कि जैसे मैं ग्रो ना करा पाऊँ अपने बिजनेस को अच्छे से, ऐसा कुछ मेरे को आ ही पा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के भी ये जो भाई हैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते थे। तो मुख्यतः दोस्तों 3 चीज़ें हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम इनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम, दूसरी भाई के साथ रिश्ता न्यूट्रल क्यों है, बॉन्ड क्यों नहीं है, और तीसरा इनको लगता है कि भाई ये उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहे जितना इनको करना चाहिए था, कुछ अड़चनें इनको फील होती है। तो इन 3 चीज़ों को लेकर के दोस्तों इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। आप सभी को ये बताते हुए हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि अपने PLR के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ये प्यारे भाई जो है उनको प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है विकास तुलसीदास नायक, AA ट्विंस और प्रियंका इंदल जी। दोस्तों अगर आप भी इन तीनों की तरह हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारा जो चैनल है उसके मेंबर बन सकते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर महीने हमारे जो चैनल के मेंबर्स होते हैं उनके लिए हम एक एक्सक्लूसिव लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन ज़रूर रखते हैं, जिसके अंदर वो लाइव हमारे साथ जुड़ करके अपनी जो परेशानियां हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ उनके अगर प्रश्न हैं स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित या और भी कई सारे प्रश्न हैं, तो वो इन लाइव सेशंस के अंदर जो है वो हमारे से पूछ लेते हैं। अभी 2 ऐसे लाइव सेशंस जो है इनको कंडक्ट किया गया। दोस्तों हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए हम एक्सक्लूसिवली और एक सेशन हर महीने करना प्लान कर रहे हैं। दोस्तों इस महीने मार्च के महीने के अंदर एक ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों ये सेशन मेंबर्स एक्सक्लूसिव होने वाला है। विशेषकर ये उन भाइयों और बहनों के लिए सेशन होने वाला है जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे होता है, इसमें अनुभव क्या होता है, किस प्रकार के दृश्य होते हैं, इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 1-on-1 में जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है, जो कि हम भी करते हैं, हमारी टीम भी करती है, तो एक काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर होता है ना। और बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे भाई बहन अनश्योर होते हैं कि भाई हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इतना हम खर्चा कर दें। तो दोस्तों क्या होता है कि देखिए ग्रुप पीएलआर का जो सेशन होता है वो 1-on-1 वाले जितना तो इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि 1-on-1 सेशन के अंदर एक एक चीज को डीप डाइव किया जाता है, डिटेल में लेकर के जाया जाता है और प्रॉपर आपकी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करने में बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। लेकिन ग्रुप पीएलआर सेशन के अंदर आप एटलीस्ट इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि मैं अपने पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं। कुछ ग्लिम्सेस, कुछ दृश्य जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं और ग्रुप पीएलआर्स में भी कई बार कई सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो पास्ट में जब हमने ग्रुप पीएलआर्स अरेंज किए थे आप सभी के लिए, तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे ग्रुप पीएलआर को ज्वाइन करने की फीस 1000 रुपीज पर मेंबर थी। 1,000 रुपए आपने अदा किए थे और तब ग्रुप पीएलआर सेशन को आपने ज्वाइन किया था। लेकिन अभी दोस्तों अगर आपके पास हमारे चैनल की मेंबरशिप है, तो जब ये ग्रुप पीएलआर का सेशन जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा तो आप डायरेक्टली यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप इस ग्रुप पीएलआर का पार्ट बन पाएंगे और इसी प्रकार के हिप्नोथेरेपी के कई सारे जो सेशंस हैं उसको हर महीने मेंबर्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो जैसे हमने बताया कि वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनके सामने आए। दोस्तों सबसे पहले तो ये जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको बड़ा अंधेरा अंधेरा सा फील होता है और खुला आसमान सा नज़र आ रहा होता है इनको, लेकिन अंधेरा है। मतलब इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये शाम का समय है और ये कहीं पर बैठे हुए हैं। पैरों की तरफ देखते हैं तो इनको बंजर ज़मीन नज़र आती है कि नीचे जो ज़मीन है वो जैसे फटी सी हुई है और वो बंजर है। अपने पैरों में देखते हैं तो ये कहते हैं मैंने एक बड़ी ही गंदी और पुरानी सी चप्पल पहनी हुई है। कपड़ों की तरफ देखते हैं तो कहते हैं बड़े ही मैले से कपड़े पहने हुए हैं और एक्चुअली में कहते हैं कि कपड़े नहीं पहने हुए, ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई चद्दर टाइप ही बस लपेट सी रखी है, उसको कुछ ड्रेस सा बना रखा है और बस ये है। अच्छा ये भी देखते हैं कि इन्होंने अपने हाथ में एक बच्चे को कैरी सा किया हुआ है। अपने आप को दोस्तों ये लगभग 15 वर्ष की आयु की एक कन्या के रूप में देख रहे थे जिसके हाथ में 3 साल का बच्चा है और इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये एक विवाहित महिला है, लेकिन ये जो बच्चा इन्होंने गोद में उठा रखा है ये बच्चा इनका बच्चा नहीं है, ये बच्चा इनका भाई है। तो इनसे पूछते हैं कि बच्चे को आपने उठा रखा है, आपका भाई है, क्यों? तो ये ऐसा बताते हैं कि जो इनके माता पिता हैं उनकी मृत्यु हो गई है और माता पिता की मृत्यु के बाद से अपना जो इनका छोटा भाई है उसका ध्यान यही रख रहे हैं। और ये कहते हैं कि भाई इनकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद जो है ये जो छोटा भाई है इसको अपने साथ ही ले आई है ना। तो ऐसे है। अच्छा तो कौन है ये, क्या है? बच्चे को भी इन्होंने पहचान लिया था, लेकिन थोड़ा आगे चल करके आपको हम बताएंगे कौन है वो बच्चा। अच्छा तो हम पूछते हैं कि भी किस स्थान पे हो, तो ये पीछे की तरफ देखते हैं तो इनको एक मिट्टी का
जो है एक घर टाइप इनको नजर आता है कि मिट्टी का कच्चा सा बना हुआ घर है, उसी के थड़े पे बैठ करके ये अपने पैरों को देख रही थी और बच्चे को देख रहे थे। और ओवरऑल इन्होंने अपने आप को देखा तो जैसे हमने बताया कि ये एक महिला है। अब महिला अफ्रीकन महिला है, ऐसे देखते हैं, कहते हैं कि जो मेरा पूरा, कह रहे आई एम ए ब्लैक वुमेन, ऐसे ये बोलते हैं। और कह रहे हैं कि अफ्रीका के कोई आदिवासी हैं, उन आदिवासियों के कबीले में मैं रहती हूं और मैं इस आदिवासी कबीले का पार्ट हूं। अच्छा, तो आगे हम बोलते हैं कि देखो क्या हो रहा है। तो इनको कुछ ऐसा नजर आता है कि इनके जो पति हैं, ठीक है, जिससे भी इनका विवाह हुआ है, शाम का समय ये बाहर बैठी थी और वो जो पति है आ गया। जब वो पति आया तो इन्होंने बताया कि वो साइकिल के ऊपर आया है और साइकिल के ऊपर आकर के वो घर आया है और आते ही उसने मुझे बोला कि तू काम क्यों नहीं कर रही है। मतलब तब जिस भी भाषा में बोला होगा दोस्तों, लेकिन जब पीएलआर होता है तो अपनी भाषा के अंदर ही हमारे को समझ में आता है। कह रही तो पति आया और उसने बोला कि तू काम क्यों नहीं कर रहा है, औरतों का काम है घर का काम करना, घर का काम क्यों नहीं कर रही है। और फर्दर इनसे पूछते हैं कि क्या है, तो कहते हैं कि मेरा पति है और पति ने आकर के मेरी चोटी से मुझे पकड़ा है और वो मकान के अंदर लेकर के गया है, बहुत गुस्से में है और वो ये कह रहा है कि तूने यहां बैठ करके तो दूसरे मर्दों को देख रही थी क्या। तो ये कहती कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस बाहर खुली हवा है, गर्मी है अंदर, मैं बाहर आकर के वैसे ही बैठ गई। तो कह रहे जो पति है उसने मुझे थप्पड़ मार दिया है और पति थप्पड़ मार के कह रहा है कि मुझे सब कुछ पता है कि तू दूसरे मर्दों को देखने के लिए बाहर बैठती है। अब मैं दोबारा घर पे आऊं ना तो मुझे बाहर बैठी हुई नजर नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से कहते कि जो इनका पति है वो इनको धमका सा रहा है और उसको बहुत वो गुस्सा है इस चीज में। और कहते हैं कि जो थोड़ा ये शक्की लग रहा है मेरे को पति, क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो इसने मुझे मारा है ना, ये ना मेरे दिल पे छप गई है। ये कहते कि भाई मैं कोई उम्र दराज महिला तो हूं नहीं, कह रहे मैं 15-16 साल की लड़की हूं, बहुत जान है मेरे शरीर के अंदर। और ये कहते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो इसने मेरे साथ किया ना। एक नहीं, कह रहे चोटी से पकड़ के लेकर के गया था, 2-3-4 थप्पड़ मारे उसने। तो कह रहे हैं कि उसने जो मुझे मारा है ना, उसके मारने के जाने के बाद मैं बैठ तो गई हूं खाना पकाने के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं खाना पका रही हूं और खाना पकाते पकाते मेरे मन में प्लानिंग चल रही है कि इसका मर्डर कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, तो कह रही है मैंने ठान लिया है कि इसको मैं टपका दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई। अच्छा, खाना बनाते टाइम दोस्तों इनको ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक ना बहुत बड़ा चाकू है, एक तो जैसे किचन नाइफ पुराने टाइम में वैसे ही होते होंगे, बड़ा सा बुचर नाइफ इनको दिखाई देता है, जिससे कि ये मीट के स्लाइसेस कर रही हैं। और उसी नाइफ को देख करके इनके ये चल रहा है कि जैसे ये काट रही हूं वैसे मैं इसको काटूंगी। पूरा इनको गुस्सा है। अच्छा, तो आगे फिर हम पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि अब रात हो गई है और हम सब सो रहे हैं, बच्चा भी सो रहा है घर के अंदर, मैं बहुत गुस्से में हूं और अचानक से कहते हैं कि मैं पक्का मन बना लेती हूं कि आज इसको जो टपका देने का है। तो कह रहे बिल्कुल, कह रहे मैं खड़ी होती हूं नींद में से एकदम अलर्ट होकर के, कह रहे मैं दौड़ करके जाती हूं जो स्थान है, कह रहे जहां पे हम सो रहे हैं बिल्कुल उससे लग करके ही, कह रहे एक कमरा सा है जिसके अंदर चूल्हा है, कह रहे उसके अंदर से मैंने वो नाइफ उठाया है और बाहर आकर के कह रहे मेरा पति सो रहा है, कह रहे वो जो सोते वाला पति है आते ही कहते हैं मैंने उसके गले के ऊपर वार किया है। जैसे कोई जानवर होता है, जानवर को झटक देते हैं ना लोग, जैसे बलि चढ़ाते हैं, जैसे जानवर की बलि चढ़ाते हैं। कह रही इतने फोर्स से और इतना एक्यूरेटली, कहते हैं कि शायद जो मीट वगैरह कटिंग है वो मैं खुद ही करती हूं। तो कह रहे बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेटली, कह रहे वो जो बहुत भारी चाकू था, ये कहती है मैंने एक ही वार मारा है और वार मारते ही सर और धड़ अलग हो गया। और कह रहे खून ही खून, खून ही खून चारों तरफ। अब ये कहते हैं कि इसको मैंने सोते हुए आदमी को मैंने इसको मार तो दिया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ क्योंकि अब जो हमारे जो ट्राइब है, इसका जो मुखिया है, ये मुझे सजा देगा। तो ये क्या करती हैं, ये ऐसा दृश्य देखती हैं कि उसको मार करके जो साइकिल थी इनके पति की
उस साइकिल को लेकर के, वही साइकिल जिस पे वो आया था, उसने चांटे वांटे मारे थे और बाल पकड़ करके ले गया था, तो कह रहे उसी साइकिल के ऊपर मैं बहुत दूर कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर निकल गई हूँ मैं। और ये कहती हैं कि भैया बस मुझे पकड़ में नहीं आना है। अब जब ये भाग रही होती हैं तो इसके अंदर दोस्तों हम पूछते हैं कि भाई वो उसको तो मार दिया आपने और आप भाग रहे हो, बच्चे का क्या हुआ? 3 साल का बच्चा था। तो कह रही है उस बच्चे को लेकर के मैं नहीं घूम सकती थी, वो तो फिर मैं पकड़ी जाती। तो कह रही उस बच्चे को मैंने वहीं छोड़ दिया, कबीले वाले जो हैं उस बच्चे को बड़ा कर देंगे, वो उसी ट्राइब का बच्चा है। कह रही बच्चे को मैं वहीं पे छोड़ करके आ गई हूँ। और जो है ये देखती हैं कि भैया कहीं बहुत दूर चलेगी, फिर पता नहीं कहाँ कैसे जीवन इन्होंने बिताया। जब इनसे हमने पूछा कि भी अपनी मृत्यु का दृश्य देखो कि मृत्यु कैसे हो रही है, तो इन्होंने खुद को एक बूढ़ी महिला के रूप में अपने जो प्राण है किसी जंगल में छोड़ते हुए देखा। और उस समय भी इनके पास घर वगैरह है। तो मतलब ये मर्डर करने के बाद कभी भी ये अपने कबीले वालों के हाथ में नहीं आई, कभी भी वो जो जस्टिस है वो मर्डर का वो कभी भी वो डिलीवर नहीं हुआ था, ऐसा इनको जो है नजर आता है। दोस्तों यहां पर जो ये लाइफ इन्होंने देखी थी यहां पर ये एंड हो जाती है। अच्छा दोस्तों, एक और इन्होंने पूर्व का जीवन देखा था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी 2 कैरेक्टर्स इनको नजर आए थे दोस्तों। एक इनका पति जिसका सर धड़ से इन्होंने अलग कर दिया एक ही वार से, खूनम खून चारों तरफ। और एक इनको बच्चा नजर आया दोस्तों, जिसको जो इनका भाई था वो ये छोड़ करके आ गई थी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना इनपुट्स डालिए, आप सोचिए आपको क्या लगता है ये जो दृश्य इनके सामने आया, जिस पति का इन्होंने मर्डर किया इनके इस लाइफ में से, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कौन वो व्यक्ति होगा? और जो वो 3 साल का छोटा जो इनका भाई जिसको छोड़ करके आ गए थे, क्या लगता है इनकी इस लाइफ में से कौन निकल करके आएगा? दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने अपने जो कमेंट्स हैं उनको पोस्ट कर दिया होगा। दोस्तों जो 3 साल का बच्चा इनको नजर आया था, जो भाई इनको नजर आया था, जिसको ये ट्राइब के भरोसे छोड़ आए थे, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के भाई के रूप में ही देखा। इस जीवन में जो 1 साल छोटा भाई है इनका, वो 3 साल का बच्चा था जिसको ये पराये लोगों के भरोसे जो है छोड़ करके आ गई थी। जिससे कि कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही थी दोस्तों कि शायद इसी वजह से इनका जो भाई है वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इनको छोड़ करके चले गए थे ना ये, है ना। दूसरा दोस्तों जो इनका पति है जिसका इन्होंने मर्डर कर दिया था, जब उसको इन्होंने देखने का प्रयास किया दोस्तों, तो अभी के जीवन में से इनको कोई भी नजर नहीं आया। किसका मर्डर करके आए थे, जिसका मर्डर किया था वो इस लाइफ में है ही नहीं। तो मतलब आइडली तो ऐसा होता है ना कि हो वो बदला लेगा, कुछ ऐसा होगा। तो 2 ही कैरेक्टर नजर आए दोस्तों, पति जिसका मर्डर हुआ वो इस लाइफ में से कोई भी नहीं है, छोटा बच्चा इस जीवन के अंदर भाई है, इस रूप में देखा। अब हम आपको आगे बताएंगे कि जो सेकेंड लाइफ फिर इन्होंने देखी, क्योंकि भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं हुआ था, ठीक से समझ में नहीं आया था, तो और पीछे की मतलब एक और दूसरी लाइफ के अंदर इनको भेजने का प्रयास किया। ये और पीछे की लाइफ नहीं थी, मतलब सबसे पीछे की लाइफ ये अफ्रीकन लाइफ थी, उसके बाद एक और जन्म हुआ है और उसके बाद अब दोबारा से इनका जन्म हुआ है। तो अभी और अफ्रीकन वाली लाइफ के बीच की एक और लाइफ है जो कि इन्होंने फिर जो है यहां पे पीएलआर के दौरान देखी। प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने पास्ट के दूसरे लाइफ के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स को लेकर के जिनको हमारे वीडियोस के अंदर अभी रिसेंटली हमने प्रमोट करना शुरू किया है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इन वीडियोस के अंदर केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं। जैसे दोस्तों एक मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों ये जो रुद्राक्ष होते हैं इनके अंदर गुण होता है कि अगर किसी प्रकार का मान लीजिए इविल स्पिरिट का या नेगेटिव एनर्जीज का अटैक आपके ऊपर होता है, तो ये रुद्राक्ष जो होते हैं उस अटैक को, उस प्रभाव को अपने ऊपर ले लेते हैं। जिसके अंदर एक मुखी रुद्राक्ष होता है जो वो थोड़ा ज़्यादा पोटेंट होता है, जिसके चलते वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। और जो 2 मुखी रुद्राक्ष होते हैं दोस्तों, अगर उसके ऊपर प्रभाव आता है, अगर वो अपने ऊपर प्रभाव ले लेता है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, वो बीच में से फट जाता है। तो अगर रुद्राक्ष फट जाए तो फिर उसको आपको जल प्रवाह करना होता है और फिर दूसरा आपको धारण करना होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप साधना के मार्ग पे हैं या अगर आप
हमारे लाइन ऑफ वर्क के अंदर हैं, जैसे कि हमारे को दूसरों की हेल्प करनी होती है, एनर्जी के लेवल पे दूसरों की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको बहुत झेलना होता है और हमारे को उसको क्लीन करने में हमारे को हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, ये पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष की माला है। ये आपकी जो मेडिटेटिव आपकी स्टेट है, जो आपके साथ जो भी सिद्धियां या जो भी शक्तियां चलती हैं उनको एनहांस करने में, उनसे कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क के अंदर अगर आप काम करते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं या कुछ और आप करते हैं, तो आप ये जो पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला है, आप अगर चाहें तो आप उसको धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्ट लैंप्स, सॉल्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर गुण होता है अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है उसको चूस लेने का। तो अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो एक सॉल्ट लैंप को लेकर के आप घर के ड्राइंग रूम के अंदर रख सकते हैं। और अगर आप सॉल्ट लैंप न लेना चाहें तो एक बड़ी सी सॉल्ट की पिंक ब्रिक को ला करके आप एक बोल के अंदर रख सकते हैं। तो वो क्या है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट को, उससे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता रहेगा और थोड़ा पॉजिटिव करने में आपकी हेल्प करता है। इसी प्रकार से दोस्तों अरोमा ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स के डिफ्यूजर्स। अरोमा ऑयल्स क्या होते हैं दोस्तों कि आप उसको डिफ्यूज़र के अंदर डाल दो तो जो वातावरण है उसको वो सुगंधित करते रहते हैं। अगर आप अरोमा ऑयल्स यूज़ नहीं करना चाहते तो जैसे जो इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स हमने बताए, वो क्या होता है, या तो वायर से आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो मॉर्टिन की तरह होते हैं, बस उसको आप कनेक्ट कर दो। तो अरोमा ऑयल डालना है तो अरोमा ऑयल डाल लो, नहीं तो अगर आप चाहें तो जो कुछ कपूर होता है, कपूर की जो टिकिया है उसको भी आप इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र के अंदर रख करके बस आप ऑन कर दो तो वो धीरे धीरे कपूर को बर्न करता रहता है और उसकी जो फ्रेग्रेंस है उसको वातावरण के अंदर जो है फैलाता रहता है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ी हेल्प चाहते हैं, देखिए वैसे तो अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपना हिसाब किताब ख़त्म करने के लिए आपको साधना ही करनी होती है, लेकिन बस ये कुछ टूल्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ा स्थिति से बाहर निकलने में ये जो टूल्स हैं आपकी सहायता करते हैं। तो अगर आप चाहें दोस्तों तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये एक दूसरा इन्होंने पास्ट का लाइफ देखा, यानी अफ्रीकन वाली लाइफ के बाद जो लाइफ हुआ, वो वाला जो लाइफ इन्होंने देखा, उसके अंदर क्या दृश्य इनके सामने नजर आए। दोस्तों इस जीवन के अंदर भी इन्होंने अपने आप को एक महिला के रूप में देखा, लेकिन इस बार ये जो महिला है उसकी उम्र जो है वो 27-28 वर्ष है। इस महिला ने घूंघट डाला हुआ है। ओवरऑल इनको ऐसी वाइब आ रही है कि राजस्थान में कहीं रहते हैं और ये किसी ऐसे स्थान पे हैं जहां पे ये मसाला कूट रहे हैं, है ना, खुद को मसाला कूटते हुए देखते हैं। और मसाला कूटते कूटते अचानक से इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे दौड़ करके कोई आया है और उसने जोर से इनको धक्का दिया है। जैसे ही उसने जोर से धक्का दिया, मतलब साइडवेज में, तो ये एकदम जाकर के गिर जाती हैं। और जो मसाला कूटने वाला, जैसे एक तो हमारे घर में छोटे छोटे वो होते हैं ना, मसाला कूटने वाला पूरा जो हत्था सा है जिसका इस्तेमाल करके ये मसाला कूट रहे थे, उसको उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया है और जोर जोर से इनका जो सर है उसके ऊपर मसाला कूटने वाले हत्थे से जो है ये बुरी तरीके से वार कर रहे हैं। तो कौन वार कर रहा है, क्या हो रहा है, तो मतलब ऐसा दिखाते हैं कि मतलब ये पहले सीन में ही जो है बिल्कुल जैसे कत्लो गारत होती है ना, वो उनको दिखाई देते हैं कि मार मार के पूरा सर फोड़ दिया है। और ये जब इनके साथ हुआ है तो इनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन सर पूरा फटा हुआ है और जो दर्द है उसको ये अपने सर के अंदर फील कर पा रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने इनको मारा है, फिर वो एक हाथ के अंदर वो मसाला कूटने वाला जो हत्था है उसको लेकर के वो खड़ा है और अभी भी वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। इनको देख करके जोर जोर से वो सांसें ले रहा है, उसकी आंखों के अंदर खून उतरा हुआ है और दिखाई दे रहा है कि जैसे वो बहुत ज्यादा घृणा का भाव है इनके प्रति उसके मन में। और कुछ ऐसा हुआ है जिसने मतलब उसको मोटिवेट किया कि वो इनका मार ही दे इनको। अच्छा, यहां पर ये जब बात पूछी जाती है तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई क्यों मारा, थोड़ा पीछे जाओ, क्या आपको कारण पता है? तो एक कारण बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो क्यों मारा? तो ये कहते हैं कि क्योंकि मेरा किसी के साथ ना नाजायज संबंध था, जिसने मारा है ये मेरा पति है। और कह रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा था कि मेरा अफेयर हो गया था, तो मेरे पति को पता चल गया ये वाली बात, तो मेरे पति ने मुझे जान से मार दिया है। किसके साथ अफेयर? तो कह रहे कि ऐसे कोई गांव का लड़का है
मुझसे छोटा है थोड़ा, 4-5 साल, लेकिन ये कहती हैं कि वो घर पे आता था, कुछ मदद करता था और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। ये कहते हैं मेरे जो पति है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब्ड सा था, तो हमारी बनती भी नहीं थी। कह रहे मेरा पति बहुत ज़्यादा रूखा रूखा रहता था, पता नहीं मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि किस बात की नाराज़गी है उसके अंदर उसको, है ना। तो ये कहती हैं तो इस चीज़ के चलते जो है मेरा वो जो लड़का है उसके साथ अफेयर हो गया। और ये ऐसा भी बताते हैं कि जो मेरा पति है उसके और मेरे बीच में कह रहे हैं संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही थी। तो कह रहे हैं कि ये जो लड़का है, मेरी 2 संतानें हैं, वो दोनों संतानें जो हैं, क्योंकि मेरा इनके साथ अफेयर हो गया था तो कह रहे हैं उसके बाद उत्पन्न हुई। और ये कहते हैं कि जो सारी बातें हैं मेरा जो पति है उसको पता लग गया, उसको पता लग गया कि उसके बच्चे नहीं हैं। तो इस चीज़ के गुस्से के अंदर जो है इसने जो है मेरी हत्या कर दी है, इसने मुझे मार दिया है। तो यहाँ तक दोस्तों ये सीन दिखाई देता है। और अभी तक सीन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये पहचान लेते हैं। दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट करके बताइए कि जिस पति ने इनका मर्डर कर दिया ये पिछली लाइफ में, वो इस लाइफ में कौन है आपके हिसाब से, और जिसके साथ इनका अफेयर हुआ, जिसको ये बहुत पसंद करने लगे, वो कौन होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपने अपने कमेंट के अंदर अपने अपने जो जवाब हैं, जो उत्तर हैं, वो दे दिए होंगे। अभी बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जिस पति ने इनको आकर के मार दिया उसको इन्होंने अपने इस जीवन के भाई के रूप में देखा। जी हाँ। फिर उसके बाद दोस्तों जिसके साथ अफेयर था उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की पत्नी के रूप में देखा। पिछले जीवन में भी प्रेम प्रसंग के अंदर आ गए थे, लेकिन तब वो रिश्ता इलेजिटिमेट था। इस बार ये लोग प्रेम प्रसंग के अंदर आए तो दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह किया। तो पत्नी को देखा, पिछले जीवन में जिस लड़के से इनको प्रेम था वो इस जीवन में इनकी पत्नी है। फिर उस प्रेम संबंध से जो 2 संतानें उत्पन्न हुई थी उनको इन्होंने अपने इस जीवन के दोनों बच्चों के रूप में देखा। तो यहाँ पे भाई ये पूछा गया, भाई ये सारा सीन इन्होंने देख लिया तो फिर गाइड के पास लेकर के गए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस फिर इनको क्या मिला। दोस्तों गाइड के पास गए तो गाइड से पूछा गया कि भाई ये हुआ, लेकिन इतना क्या इसको गुस्सा चढ़ गया कि इसने मर्डर ही कर दिया और अभी भी ये सुख चैन से जो इनका भाई बन करके रह रहा है। फिर तो आइडियली कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन भाई को अपने छोटे भाई के ऊपर खार होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, उससे बदला इनको लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फिर भी दोनों भाइयों के बीच में जो रिश्ता है वो न्यूट्रल क्यों है? इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे दोस्तों जो इनके गाइड हैं वो इनको बताते हैं कि वो आत्मा ने जो इनकी हत्या करी वो इसलिए हुआ क्योंकि जब इससे पिछली लाइफ में वो बच्चा अफ्रीकन बच्चा था तो वो 3 साल का था, इन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया और इनको उस बच्चे को छोड़ करके चले गए। तो कह रहे हैं वो जो ट्राइब के अंदर वो जो बच्चा बड़ा हुआ ना, तो बहुत ज्यादा जिल्लत जलालत के साथ वो बड़ा हुआ, क्योंकि हर कोई उसको हत्यारन का छोटा भाई बोलते थे और हर कोई उसको इस नजर से देखता था कि ये भी लोगों की हत्याएं करेगा। तो कह रहे हैं कि एक उसकी केयर नहीं हुई, बहुत ही बुरा और एक समाज से बहिष्कृत टाइप का जो जीवन है उस बच्चे ने वो किया। तो गाइड ने कहा कि पहले तो आपने जो किया था वो ठीक नहीं किया था, लेकिन अगर जा रहे थे तो बच्चे की जिम्मेवारी आपकी थी, बच्चे को आपको साथ लेकर के जाना चाहिए था। जब तुम गुम हो गई, जब तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाया तो बच्चे को क्या पकड़ना था? साइकिल ही तो चलानी थी। तो कह रहे आपको उसको लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन आपने बच्चे को छोड़ दिया और बच्चे ने पूरा जिंदगी भर आपके नाम के ताने सुने। तो एक तो वो खार थी उस आत्मा के अंदर। दूसरा इनके गाइड ने बताया कि जब आपका ये जो भाई है, जो पिछले जन्म में आपका पति था, जब उसने मर्डर किया आपका, उस टाइम पे एक्चुअली में मर्डर वो नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि पिछली अफ्रीकन वाली लाइफ के अंदर जिस पति की तुमने हत्या की थी, जिसको मार दिया था, वो प्रेत आत्मा बन गया था और वो प्रेत आत्मा जो है बन करके जब ये आपने नेक्स्ट लाइफ ली तो वो पूरी तरह से हावी था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि ये आप अपने रिलेशनशिप से बाहर जो है प्रेम प्रसंग में नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो जो प्रेत आत्मा है वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही थी, वो आप दोनों को करीब लेकर के आई।
जिसकी वजह से आपने अपने पति को चीट किया, फिर वो अपने आपके पति के ऊपर हावी हो गया और उसने फिर आपका जो है मर्डर करवा दिया। दोस्तों एक छोटी सी बात यहाँ पे बोलेंगे, कई बार अब हो सकता है कि आप लोग ये सोचें कि भाई फिर मर्डर तो उसने किया ना, तो पति की गलती नहीं हुई। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मान लीजिए आप लोगों के जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा है कि किसी इविल स्पिरिट का प्रभाव आपके ऊपर है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको बार बार लगता है कि मैं इसको चोट पहुंचा दूं, उसको चोट पहुंचा दूं, ठीक है। तो इविल स्पिरिट्स एक हद तक हमारे को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद एक्शन लेना या नहीं लेना यह हमारे हाथ में होता है। और दूसरा, अगर हमारे को दिख रहा है हमारी लाइफ के अंदर कि मैं हर्ट कर रहा हूं दूसरे लोगों को, शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तो इंसान अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे कि मेरे को ऐसे विचार क्यों आते हैं दूसरों को हर्ट करने के, थोड़ा ध्यान करे, साधना करे, तो अगर कोई इविल स्पिरिट है आप उसके प्रभाव से मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अपने जीवन के अंदर आप ऐसे स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव एनर्जीज आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं और आप इन्फ्लुएंस होना भी चाहते हो। और नेगेटिव एनर्जीज तभी इन्फ्लुएंस कर पाती हैं जब आपके अंदर नेगेटिविटी का कुछ अंश हो। आपके अंदर जो बुराई होती है उसको वो बढ़ा देती है ना। तो ऐसे होता है। तो हमारा जो वो प्रेत आत्मा है उसका तो पाप जुड़ ही रहा है, लेकिन जो व्यक्ति निमित्त बन करके काम कर रहा है उसका भी पाप जो है वो प्रॉपर जुड़ता है, उसके ऊपर भी सजा और दंड जो है सब कुछ जो वो होता है। तो गाइड ने इनको ये बोला कि भाई ये जो आत्मा है इसके प्रभाव से वो हुआ। और फिर इनके गाइड ने इनको दृश्य दिखाया कि कैसे ये घर के अंदर बैठे होते हैं और वो जो प्रेत आत्मा है वो अफ्रीकन वाले पति की वो आ जाती है और आज भी सूक्ष्म रूप से वो इनके सर के ऊपर वो जो कूटने वाला जो वो होता है ना उसको मारती है। तो कह रहे जैसे वो सूक्ष्म रूप में मारने वाला काम शुरू करता है वैसे वैसे तुम्हारा जो माइग्रेन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, एक ये भी चीज होती है दोस्तों कि माइग्रेन का कारण कि पिछले जीवन के अंदर जो है मृत्यु हो गई थी, आप उसको देख लेते हो तो उसका पेन रिलीज हो जाता है। लेकिन यहां गाइड ने बोला कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था तो बस उसकी मेमोरी आपके साथ है, क्योंकि सर फट गया था तो इसलिए आपका दर्द होता है। कह रहे आज के डेट में भी वो जो सोल है वो बार बार अटैक करती है। जब वो अटैक करती है तो वो तुम्हारे जो मृत्यु के टाइम पे जो तुम्हारा पेन था वो इमर्ज हो जाता है और फिर जो तुम्हारा सर है वो फटता रहता है। और इसीलिए गाइड ने कहा कि कुछ भी एमआरआई स्कैन्स और इन सब के अंदर नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली में वो तुम्हारे ऊपर हावी है। दोस्तों फिर गाइड से पूछा जाता है कि भी क्या करें, तो गाइड ने कहा कि प्रायश्चित करो और दुआ करो उसके लिए। तो इन्होंने कहा कि प्रायश्चित से मान जाएंगे, प्रायश्चित से हो जाएगा। तो गाइड ने बोला कि भाई देखो, जो वो जीवन था उसके अंदर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पे भी वो कुछ अत्याचार कर रहा था, रोज तुम्हारे को पीटता था, एक दिन के पीटने की कहानी नहीं थी, तो तुमने परेशान होकर के फाइनली उसका मर्डर किया था। गाइड ने कहा कि अगर तुम कबीले में ही रहती और जो कबीले का सरदार है उसको सब कुछ बताती कि क्या तुम्हारे साथ होता था और कैसा होता था, तो कहते कबीले के अंदर तुम्हारे को सजा भी देते वो लोग, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा तुमसे अनुष्ठान कराते जिससे एटलीस्ट ये मुक्त हो जाता, एटलीस्ट तुम्हारी क्षमा इनके पास पहुंचती। तो कहते हैं कि तुमने मार तो दिया लेकिन क्षमा नहीं मांगी, क्षमा तुम्हारी पेंडिंग है, तुम भाग गए थे और तब से तुम भाग ही रहे हो, है ना। और ये ऐसे नहीं मानेगा, कह रहे कि कम से कम तुम्हारे को वो लाना तो पड़ेगा ना कि वो पीटता था लेकिन अब मर्डर ही कर दिया तुमने, तो कह रहे उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। दूसरा, गाइड से पूछा कि फिर अब तरक्की होगी, मैं प्रायश्चित करूंगा तो क्या होगी। तो गाइड ने कहा कि सब कुछ जो है सब कुछ रीडिजाइन होगा। कह रहे अपनी लाइफ को रीडिजाइन करो, सफलता ही सफलता लाएगी। गाइड ने कहा कि सबका अच्छा ये सब गाइड के लाइंस हैं। गाइड ने कहा कि तुम्हें सबका अच्छा सोचना है, सबके सफलता के बारे में सोचना है, जितने लोग तुम्हारे पास काम करते हैं उनकी सफलता के बारे में, जो माल आपको डिलीवर करते हैं उनकी सफलता के बारे में, जिनको आप माल डिलीवर करते हो आपका माल डिलीवर हुआ तो जहां भी जाए वो लोग वो सफल हो, लोगों की तरक्की हो। तो गाइड ने इनको विशेष वो दिया कि भी सफलता को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सफलता की एनर्जी को इमर्ज करना है और चारों ओर फैलाना है, सबको दूसरों की सफलता के बारे में सोचना है, तो आपकी सफलता होती रहेगी। और ये वाली जो आत्मा है, गाइड ने कहा कि आज ये मुक्त नहीं होगी, आपका प्रायश्चित बाकी है, बहुत ज़्यादा क्षमा योग करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे से गुस्से में हो गया जाने अनजाने में,
लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था, तो कहते कि उनसे आप माफ़ी मांगो और फिर जैसे जैसे वो रिलीज़ होती जाएंगी वैसे 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 तो गाइड ने कहा कि अब सब ठीक होने का टाइम आ गया है, लेकिन ये तो तभी उनको प्रायश्चित के बारे में पता लगा, तो वो आप करो तो ये होगा। अब दोस्तों बिल्कुल अंत में, अच्छा ये जो बहन है, इन्होंने फिर दोस्तों जब सेशन खत्म हो गया इन्होंने हमसे भी पूछा कि भैया गाइड ने तो बस बता दिया, लेकिन मैं एग्जैक्टली कैसे ये चीज़ सीखूं। तो दोस्तों इन बहन की सहायता करने के लिए जो आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं 10 मार्च को, आज से ही शुरू होने वाला जो फ्री मेडिटेशन का कोर्स है, जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसा है और ये जो कार्मिक अकाउंट्स हैं इनको हमारे को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना है, इस कोर्स के अंदर ये बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। तो यही कोर्स हमने इन बहन को रेकमेंड किया और यही जो कोर्स है इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों और पिन कमेंट के अंदर हम डालने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कार्मिक अकाउंट्स की गुह्य गति और अपने जो कर्म है, जो बंधन है, जो भार हमारे ऊपर है, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के या पिन कमेंट के अंदर जाकर के जो फ्री मेडिटेशन कोर्स है आप उसके लिंक के माध्यम से आप उसको ज्वाइन कीजिए और आप ये कोर्स कीजिए। कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क है। लगभग 9 से 10 दिन इसकी क्लासेस होने वाली हैं दोस्तों। 10 मार्च से शुरू होकर के 8 PM टू 9 PM डेली ये जो कोर्स है इसकी क्लासेस कराई जाएंगी। तो ये समय भी इसलिए रखा गया है कि आप पूरे दिन के अपने काम वगैरह सब कुछ निपटा करके आराम से 8 PM टू 9 PM डेली ये क्लास आप कर सकें। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप जो कोर्स का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो सारी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर शेयर करी, जो केस आप सभी के सामने प्रेजेंट किया, केस आपको पसंद आया होगा। तो केस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या सही चीज़ आप गेस कर पाए थे, मतलब कौन से कैरेक्टर कौन है, क्या आप ये कर पाए थे फिगर आउट, तो ये भी हमारे को ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।